नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में जो हमने बात की थी कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह इतिहास मानव सभ्यता और मानव समाज के इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटा था, और पहला चरण जो उन्होंने बताया था वो था आदिम साम्यवाद। तो एक प्रश्न स्टूडेंट ने पूछा है कि इसमें क्या किसी के पास कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी? तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से मैं आज इसमें बताऊँ कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई थी 1883 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद में फ्रेडरिक एंजल्स ने, जो उसके साथी थे, उद्योगपति मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उसकी ज़्यादा व्याख्या की। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि उनके पास आदिम साम्यवादी अवस्था में किसी के पास कोई चीज़ थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मार्क्स ने दो अवधारणाओं को अलग अलग माना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति और पर्सनल यानी व्यक्तिगत संपत्ति। अब निजी संपत्ति एक क्या होती है? संपत्ति एक अमूर्त अधिकार है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। संपत्ति क्या है? संपत्ति आपके पास है, ज़मीन मान लीजिए आपका संपत्ति के रूप में है, तो संपत्ति ज़मीन नहीं है, बल्कि संपत्ति वो अधिकार है जिसको समाज ने स्वीकृत किया है कि उस ज़मीन पर आपका अधिकार है। तो संपत्ति एक अमूर्त अधिकार है वस्तुओं पर, समाज द्वारा स्वीकृत, कानून द्वारा स्वीकृत। तो निजी संपत्ति तो नहीं थी उस वक्त आदिम साम्यवादी अवस्था में, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ें, व्यक्तिगत संपत्ति जरूर थी। जैसे उदाहरण के लिए ये युग था, इसमें उत्पादन के साधन क्या थे, यानी पेट भरने, कमाई के साधन क्या थे, व्यक्ति कैसे अपने आप को जीवित रखता था। मूल प्रश्न तो जीवन का है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधनों पर जब क्रिया करता है तो उत्पादन होता है, यानी कमाई, अपने आप को जीवित रखने के साधन प्राप्त होते हैं। और बार बार ये शब्द आपके आता रहेगा। कार्ल मार्क्स के जो अपन विचारों को पढ़ेंगे तो कई शब्द हैं जो विशेष हैं, वो उनके विचारों में, सिद्धांतों में आते रहेंगे। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि व्यक्तिगत निजी संपत्ति तो नहीं थी, प्राइवेट, निजी यानी प्राइवेट, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ें ज़रूर थी। उदाहरण के लिए ये युग था, इस युग में उत्पादन कैसे होता था? उत्पादन दो तरीके से होता था। एक तो था हंटिंग, एक था फूड गैदरिंग, यानी एक तो था शिकार करना और दूसरा था खान पान की वस्तुओं को इकट्ठा करना, फूड गैदरिंग। जैसे पेड़ से नीचे गिर गए फल, इकट्ठा कर लिया, कोई चीज़ थी खाने की मिल गई, उसको इकट्ठा कर लिया और शिकार कर लिया। तो शिकार करने के लिए जो चीज़ें थी उनके पास, हथियार थे, मान लीजिए तीर थे, भाले थे, पत्थरों के मार के पत्थर होंगे विशेष प्रकार के जो उन्होंने बनाए थे। तो ये निजी संपत्ति नहीं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो अपने शरीर के लिए या अपने खाने पाने के लिए काम में लेते थे। ये एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आदिम साम्यवाद में जो उत्पादन होता था वो सामूहिक माना जाता था। ये नहीं कि जिस आदमी ने उत्पादन किया वही उसका उपभोग कर ले। उत्पादन हो गया और वो जो एक लोग जहाँ रहते थे, स्थायी रूप से बसे हुए थे, कहीं पे रुके हुए थे, वो सब उत्पादन करके लाते और सारा उत्पादन सामूहिक रूप से करते। तो सामूहिक उत्पादन भी सामूहिक था, संसाधन थे, उन पर अधिकार भी सामूहिक था, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये लाखों साल पहले की बात है, तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी तो कबीले अलग अलग दूर दौर में रहते थे, और होता ये था कि उत्पादन सिर्फ उपभोग के लिए किया जाता था, न कि उत्पादन लेन देन के लिए या वस्तु विनिमय के लिए या किसी दूसरे को देने के लिए, या अतिरिक्त उत्पादन जिसको हम कहते हैं कि आवश्यकताओं से और उपभोग से ज़्यादा उत्पादन होता है उसको हम अतिरिक्त उत्पादन कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं था।
केवल यूज के लिए था। तो सामूहिक रूप से उत्पादन और सामूहिक रूप से उपभोग, ये मूल विशेषता थी। और इसमें इसमें संघर्ष इसलिए नहीं था, जैसा कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि इसमें संघर्ष क्यों नहीं था। संघर्ष इसलिए नहीं था कि संघर्ष तभी होता है जब निजी हित टकराते हैं, व्यक्तियों के या और समूहों के, तभी संघर्ष होता है। तो इसमें कार्ल मार्क्स की मुख्य चिंता थी वो वर्ग संघर्ष की थी। और वर्ग संघर्ष, इसमें वर्ग ही नहीं थे तो वर्ग संघर्ष कहाँ से होगा। और वर्ग इसलिए नहीं थे कि कोई प्रॉपर्टी नाम की चीज़ नहीं थी, कोई परिवार नाम की चीज़ नहीं थी, कोई कानून या राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के प्रारंभिक युग में तो डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं था, श्रम का विभाजन भी नहीं था। हाँ, कुछ विद्वान कहते हैं कि बाद में जब अंत होने लगा आदिम साम्यवाद का तो डिवीजन ऑफ लेबर आया, श्रम का विभाजन आया और महिला डोमिनेंट रोल में आ गई। महिला कैसे आने लगी कि महिला और पहला जो श्रम विभाजन हुआ वो लिंग के आधार पर था, महिला और पुरुष। और जो प्राथमिक परिवार के रूप थे जो आदिम साम्यवादी अवस्था में थे, वो परिवार सामूहिक परिवार थे, विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और हेनरी मॉर्गन की वो जो बात, हेनरी मॉर्गन कहते हैं कि जब सेवेज स्टेज में थे, यानी आदिम अवस्था में, सेवेज आदिम अवस्था में जब थे तो ग्रुप मैरिजेस थी। एक तरह से ग्रुप मैरिज मतलब कई पतियों की कई पत्नियां, और हर पत्नी हर पुरुष की पत्नी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था नहीं थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफाइंड रोल नहीं था। और सामाजिक संबंध थे, उनमें कोई सोशल डिफरेंशिएशन नहीं था, सामाजिक विभेदीकरण नहीं हुआ था कि इस आदमी का ये रोल है, उस आदमी का ये रोल है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि आदिम साम्यवादी युग में ऐसा कोई समूह और इस तरह की चीज़ ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है, समूह भी थे लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। मूल रूप से व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी तो वर्ग नहीं थे। कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन का आधार है उसको आगे चल के अपन बात करेंगे कि इसको आर्थिक निर्धारणवाद भी बोलते हैं कार्ल मार्क्स को, सिद्धांत को, क्योंकि कार्ल मार्क्स अपनी हर चीज़ की व्याख्या अर्थव्यवस्था के आधार पर करता है। वो हर आर्थिक स्थितियों से समाज को निर्धारित बताता है कि हर चीज़ आर्थिक, समाज के आर्थिक ढांचे से निर्धारित होती है। इसीलिए इसको आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं कि हर चीज़, एवरीथिंग इन दिस सोसाइटी इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। आर्थिक शक्तियों से तय होता है। सही था या गलत था ये एक अलग बात है। विरोधियों, कार्ल मार्क्स के जो आलोचक हैं वो खूब आलोचना करते हैं, ये ठीक बात है, इसको आगे चल के अपन बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि वर्ग तो तब होते जब आर्थिक शक्तियां व्यक्तिगत होती। तो जो युग था, प्राथमिक साम्यवादी युग था, उसमें निजी संपत्ति नहीं थी लेकिन व्यक्तिगत वस्तुएं, व्यक्तिगत काम में प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुएं लोगों के पास थी। जैसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर तीर, हथियार, भाला, इस तरह के जो शिकार करने के लिए काम में आते थे, ये थी। और चूँकि समूह बहुत छोटे थे, अलग अलग इलाके में रहते थे, तो दूसरा जैसे इलाका होता था तो वो, और एक समूह जैसे बड़ा हो जाता था तो एक समूह से दूसरे से अलग हो जाता था। और उत्पादन के जो संबंध हैं, आपको बार बार ये उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के साधन और उत्पादन की विधि, ये 4-5 शब्द हैं जिनकी बाद में मैं आपको व्याख्या करूंगा दूसरे लेक्चर में। ये शब्द बार बार कार्ल मार्क्स की अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें आएंगे, इनका मतलब क्या है वो अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ कानून, नियम ये कोई बहुत परिभाषित नहीं थे, बल्कि परंपरा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो जैसे समूह कोई बड़ा हो गया और सामूहिक अधिकार था तो हो सकता है कुछ लोग उसमें से अलग होके दूसरी जगह जाके कबीला बना लेते थे, और उस कबीले में मान लीजिए कि
10-15 महिलाएं हैं, 15-20 पुरुष हैं, एक अलग कबीला बना लिया। तो परंपरा है वो सामाजिक संबंधों को परिभाषित करती थी, और उत्पादन के साधन यानी जिन चीज़ों से मनुष्य उत्पादन करता है, कमाई करता है, उन पर सामूहिक अधिकार था। अब कार्ल मार्क्स ने एक और बात कही। कार्ल मार्क्स ने जितने भी युगों का जो वर्णन किया है उसमें वो चार तरीके के उत्पादन की विधि बताता है। ये जो उत्पादन की विधि है उसको उसने एशियाटिक कहा है, एशियाई। और जो बाद में आगे के आएंगे उनके नाम उसने फिर कहा कि प्राचीन, पहली एशियाई, फिर प्राचीन के बाद सामंतवादी उत्पादन की विधि, सामंतवादी के बाद में बुर्जुआ उत्पादन की विधि। बुर्जुआ शब्द वो पूंजीवाद की लोगों के लिए काम में लेते हैं। तो आदिम साम्यवाद में आपको स्पष्ट रूप से ये देखना है कि परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग एक सामूहिक रूप से इसलिए रहते थे कि उनकी आवश्यकता थी सुरक्षा की, और उत्पादन के साधन किसी के पास व्यक्तिगत नहीं थे, कोई संपत्ति नहीं थी। वो उतना ही उत्पादन करते थे जितना कि उपभोग करते हैं। उनको ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत नहीं थी, जितना पेट भर जाते थे उतना बहुत है। और आप ये मान के चलिए ये बहुत पशुवत जीवन जैसा होता है, बिल्कुल वैसा सा जीवन था। और संबंध थे वो कोई बहुत ज़्यादा समाज के नियम कानूनों से परिभाषित नहीं थे। संबंध बहुत प्राकृतिक आवश्यकताओं से प्रभावित थे, परिभाषित थे, और वो परंपराओं से परिभाषित थे। परंपराएं चली आ रही थी वो। और ये भी मान के चलना, आपको ध्यान रखना है कि ये कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि 50 साल में ये चीज़ों में परिवर्तन हो गया। ये लंबा समय रहा है बहुत। मानव जाति की सभ्यता का जब विकास हुआ और आदिम काल थे, तो आप मान के चलिए कि ये 5-6 हज़ार साल का इतिहास तो मानव जाति का पूरा है। इसमें इतना विकास हमने किया है। कहाँ से आए थे? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, वहाँ से लेके हम आज चंद्रमा पर, कंप्यूटर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, क्या क्या कितना ज़्यादा विकास हो चुका है। ये तो सिर्फ 5000 साल का है। तो ये जो आदिम साम्यवादी था वो होमो सेपियंस जिसको बोलते हैं, वर्तमान का जो मनुष्य है उसको होमो सेपियन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। होमो सेपियंस प्रजाति के लोग हैं हम, जितने भी दुनिया में आज जिंदा है वो। तो होमो सेपियंस तो लाख साल पहले आए थे, और लाख साल पहले आए थे। तो ये जो आदिम साम्यवादी अवस्था रही थी वो बहुत लंबे वर्षों तक रही थी, 20,000, 30,000, 40,000 वर्ष तक। इसके बारे में विवाद हैं, कोई एक मत नहीं है, क्योंकि ये इतिहास का भी प्रश्न है, ये आर्कियोलॉजी का भी प्रश्न है, ये एंथ्रोलॉजी का प्रश्न है, ये सोशियोलॉजी का भी प्रश्न है। ये सारी बातें हैं। तो आप इसके बारे में जो प्रश्न पूछा है, दोबारा भी अगर कोई बात हो तो आप बता दीजिए, और छोटी बात होगी तो मैं व्यक्तिगत जवाब दे देता हूँ, और जब कोई बड़ा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं वीडियो डाल दूँगा। और होमवर्क अभी लोग कर नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कम से कम जो होमवर्क दिया जाए उसको लिखना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होती है। और याद रखना, आप सबको रखना चाहिए कि लिखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारी हाथ की, हमारे दिमाग की सारी एक्सरसाइज होती है। और कोरोना का ध्यान रखिए, बहुत बुरी तरह फैल रहा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।